नमस्कार साथियों। एशियन लिटरेरी सोसाइटी से मैं अनीता चंद अपने सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। एशियन लिटरेरी सोसाइटी सेलिब्रेटिंग नवरस, जिसका आज आखिरी 9th डे है। नवरस की इस श्रृंखला में आज हमारे साथ हमारे अतिथि हिंदुस्तान न्यूज़पेपर के कार्यकारिणी संपादक श्री प्रताप सोमवंशी जी हैं। आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। जी, आपका भी और नवरस के सभी चाहने वालों का, सुनने वालों का, सबको बहुत बहुत मेरा प्यार। थैंक यू। श्री प्रताप जी एक कवि, गजलकार, लघु नाटिकाएं लेखक हैं। आपका गजल संग्रह इतवार छोटा पड़ गया बेस्ट सेलर संग्रह है। 2016 से आज तक जिसके 3 संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं। यूरोपियन एंथोलॉजी ऑन वर्ल्ड पोइट्री में आपकी कविताएं शामिल हैं। पाकिस्तान से प्रकाशित प्रसिद्ध जदीद हिंदी शायरी पुस्तक संग्रह में आपकी कई कविताएं शामिल हैं। पाकिस्तान में प्रकाशित दी जंग में हिंदी कविताएं और दी एक्सप्रेस में हिंदी कविताओं का अंग्रेजी अनुवाद शामिल है। मलाला यूसुफजई पर लिखी कविताएं देश विदेश में चर्चित हैं। मलाला नोबेल पुरस्कार मिलने पर इसको वॉइस ऑफ अमेरिका में लाइव प्रसारित किया गया है। संत कबीर दास जी की पत्नी लोई पर आपने शोध परख नाटक लिखे और प्रकाशित हुए हैं। रेडियो के लिए भी आपने कई नाटिकाएं लिखी हैं और प्रकाशित हुई हैं। पत्रकारिता में आपका 30 वर्षों का अनुभव है। पहली साउथ मीडिया फेलोशिप में पाने वाले आप प्रथम पत्रकार हैं। किसानों की खबर की कवरेज करने पर आपको अंतर्राष्ट्रीय सम्मान से नवाजा गया है। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रताप जी। आज आप अपनी कविताओं से और अपनी गज़ल से हमारे दर्शकों को इस रस का अनुभव कराइए कि ये आप जो लिखते हैं। जी, सबसे बड़ी पहली बात ये कि सबको बहुत बहुत स्वागत, सबको नमस्कार। और आपने इतना लंबा परिचय पढ़ दिया तो लोग बिल्कुल भी एकदम उस परिचय के बोझ के तले न दबे। हम कुछ हल्की फुल्की बातें करेंगे। 30 मिनट का हमारे पास वक्त है और कुछ जो, चूंकि ये नवरस की बात है, आप देखिए 9 दिन आपने आयोजन किया, 9 दिन में 9 रस आपने चुने होंगे, तो ये रस हमारे जीवन में क्या महत्व रखते हैं और 9 क्या महत्व रखता है कि जैसे 9 रस, 9 ग्रह, 9 रत्न, इसी तरह से ये 9 रस है। और 9 रस अगर हम देखें तो ये बॉडी में जैसे सोडियम पोटेशियम कोई चीज कम हो जाए, आयरन कम हो जाए, तो तब जो मुश्किलें आती हैं, उसी तरह से जीवन में रसों की कमी से आते हैं। तो आप इस लॉकडाउन के पीरियड में या अनलॉक के पीरियड में आप ये रसों की मात्रा जो हमारे बॉडी में है, आप सबका बैलेंस ठीक कर रही हैं, तो आपको भी बहुत प्रणाम। और मनोज कृष्णन जी अभी साथ में थे इस के क्यूरेटर, और उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। सब उन्हीं का, वो जो फाउंडर हैं उन्हीं का सब ये आइडिया है और जी हम जी, उसको तो ये इम्प्लीमेंट बहुत अच्छा आइडिया है। और कविताएं जाहिर तौर पे आपको सुख में दुख में सब जगह कविताएं याद आती हैं। कविताएं पीड़ा में भी याद आती हैं, हर्ष में भी याद आती हैं, इसीलिए गीत सबके लिखे गए। गीत विरह के भी हैं, गीत मिलन के भी हैं, गीत जुदाई के भी हैं, युद्ध काल में भी कविताएं लिखी गई। 52 फिलिस्तीनी कविताएं। अनीता जी, मैं आपको बताऊं कि संग्रह मैंने पहल प्रकाशन ने छापा था, करीब मैंने 20 वर्ष पहले पढ़ा, तो वो युद्ध के मैदान में जो लोग लड़ने गए थे उन्होंने वहां से कविताएं लिखी, जो सैनिक थे, तो उन कविताओं को कंपाइल करके छापा गया। यानी ऐसी जगह जहां बम चल रहा हो, गोली चल रही हो, तोप चल रही हो, वहां भी कविता की संभावना बची रहती है। तो कविता में ये तत्व है और शायद वही कविता जो हमें जोड़ती है। और तो उसी कविता के जोड़ से हम सारे लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं।
जी, जी। तो शुरू कर देते हैं कविता जी, को डायरेक्ट स्टार्ट। तो मेरी जो किताब है एक बार छोटा पड़ गया, कुछ मैं उससे पढ़ूंगा और कुछ जी, कर जो शेर जो मुझे अ, याद आ रहे हैं वो मैं आपको सुना देता हूँ। जी। जो एक सवाल मेरा, जो इतवार छोटा पड़ गया, उसके आपने जी 3 उसके संस्करण, आप उसके बारे में थोड़ा बताइए, फिर कविता पर हाँ, चलेंगे उसका कि देखिए आप। मैं किताब की भूमिका में मैंने लिखा है, किताब मेरी नहीं है। किताब मेरे एक तो मैंने एक दोस्त को समर्पित किया है, यतीनजीत सिंह, जो अब दुनिया में नहीं है। तो और किताब आने से 1 साल पहले ही उनका निधन हो गया था। तो एक मेरे दूसरे दोस्त हैं जितेंद्र राम प्रकाश, वो मुझे जिसको कोचना कहते हैं, वो इतने कोसते रहते थे कि किताब कब आ रही, किताब कब आ रही। तो मैंने किताब में भी लिख दिया है कि ये किताब जितेंद्र राम प्रकाश की जिद है, तो ये किताब जी। मेरी नहीं है। तो इसी तरह से सबने मिलजुल के, मैंने किताब में ही लिखा कि ये ऐसी तैसी यहाँ वहां सब बिखरी पड़ी थी चीजें। तो इसमें मेरी पत्नी का बहुत योगदान है, प्रतिमा जी का। उन्होंने काफी चीजें सहेजी, सहेज के उन्होंने इकट्ठा रखा। तो जब मैं किताब बनाने लगा तब वो ला ला के देती गई, तब जाके ये पूरी गजलें पूरी हुई। तो जी, इसलिए ये बहुत ही मिली जुली किताब है, इसीलिए इसका एक मिला जुला जो सुख का भाव है वो रहता है। जी, आप देखिए कि किताब 90 दिन के भीतर किताब का पहला संस्करण बिक गया। जी, उसके बाद करीब 4 महीने लगे, दूसरा संस्करण बिक गया। अभी जी, तीसरा संस्करण बाजार में है। तो ये लोगों का प्यार है कि लोगों ने इसे इतना सराहा, लोगों ने इतना अपनाया। जी, और इवन सोशल मीडिया पे, ट्विटर हैंडल पे जब मैं इसको अपडेट करता था शेयर, तो वहां आज भी महीने में करीब 8 से 10 क्वेरीज आती हैं कि इसका लिंक क्या है। तो उसका जी, मैं फिर उनको लिंक भेजता हूँ जी। कि किताब कहाँ से मिल सकती है, अमेज़न से मिल सकती है। तो ये सारी चीज़ें मैं भेजता रहता हूँ। तो तो ये मैं तो आपको बहुत कुछ ही खुशी की, हाँ बहुत ही जी, खुशी और शुभकामनाएँ आपको कि आपकी जी, जी, जी। किताबें अभी 3 हैं, और अगली बार जब आप मिलें तो शायद और 6 हो जाए। तो जी, ये जी। इतवार छोटा पड़ गया, लेकिन किताब बहुत बड़ी हाँ, होनी चाहिए। जी, जी, जी। जी, तो उसका कारण ये था कि पहले मुझे बड़ी हिच रहती थी कि मेरी किताब आएगी तो मतलब मुझे मेरा एक शेर है कि मुझे अपने किए पे कुछ न कुछ कम दिख ही जाता है। मुझे अपने किए पे कुछ न कुछ कम दिख ही जाता है। कभी ऐसा नहीं लगता, कभी वैसा नहीं लगता। तो कई लिखने बार वाले लगता को। था कि यार जो मैं लिख रहा हूँ ये क्या पूरा है? क्या ये ज़रूरी है? क्या ये लोगों को पढ़ने लायक है? तो जब ये किताब आई, तो किताब के बाद जो इसके रिव्यूज़ आए, रिव्यूज़ में सबने लिखा कि ये शायरी की किताब है और मुझे डिक्शनरी लेके नहीं पढ़ना पड़ता। ये शायरी की किताब है और इसमें किसी पेज पे फुटनोट नहीं लिखा है कि इस शब्द का ये अर्थ है। ऐसा नहीं है कि जिन किताबों में अर्थ लिखे रहते हैं वो किताबें गैर ज़रूरी होती हैं। लेकिन लोगों ने इस तरह सराहा कि वो उनको लगा कि हाँ, इस किताब को मैं वन डाउन उठाया और मैंने पढ़ ली। ये सीधी-सादी उनकी अपनी बात थी। मैंने भी कोई बहुत कठिन चीज़ें नहीं की, जो जीवन में हमारे आस-पास में अनुभव में बिखरी जी, हमको मिल गई, वहाँ से लिया। तो बहुत बार-बार लोग पूछते हैं कि आप पत्रकार हैं और आप कविताएँ लिखते हैं, तो दोनों में कैसे मतलब आप जी, संयोजन बिठाते हैं? तो मैं जी। एक हो सकता है आपके पास भी सवाल हो, तो मैंने उसका जवाब पहले ही दे दिया। नहीं, बिल्कुल है कि अखबार में रहते हुए आप जी, जी। शायरी से, अखबार में रहते हुए केवल शायरी ही एक ऐसा हथियार है जो आपको बचा के रखता है। तो हाँ, आप जो मुझे उसके बचा किताब में लिखा मैंने, बिल्कुल। जी, क्योंकि जो दिन की मसरूफियत होती है, वो ब्रीदिंग स्पेस जो है आपको कहीं मिलता है। तो शायरी मेरे लिए एक बहुत बड़े घर में हथियार है। खिड़की की तरह है। हाँ, खिड़की की तरह है कि जिसको मैं खोल लेता हूँ। एक उस जी, हथियार की तरह है कि मैं जंगल में चला जाता हूँ, तो मुझे डर नहीं जी, रहता कि मैं सब कुछ काट-छाँट के जो भी झाड़ी-जंगल जानवर हैं, सबसे जी, मैं अपनी रक्षा कर लूँगा। तो शायरी मेरे जी, लिए रक्षक भी है, ब्रीदिंग जी, स्पेस भी है। तो इस तरह से शायरी। तो मैं कुछ शेर सुना देता हूँ, बातचीत के जी, क्रम में, चूँकि
हमारी बातचीत को 10 मिनट होने को ये आए, तो जो जी लोग जी सुन रहे बिल्कुल होंगे उनको लग रहा होगा जी, कि कुछ। हमारे दर्शक बहुत बेचैन बेताब हैं कि हाँ, आप जी, आएँ जी, और जी। अपने इतवार छोटा कैसे पड़ा, आखिर वो जानना चाहते हैं, तो आप जी, इस पर ज़रूर इतवार छोटा पड़ गया बोलिए। जी, ये इसका कारण ये है कि जो मेरे दोस्त हैं यति जी, तो ये उनका जुमला है, ये वो कहा करते थे। जैसे हम मिलते थे तो अक्सर इतवार को मिल पाते थे। वो कानपुर में रहते थे, मैं दिल्ली में। तो वो अगर पूरे दिन भर हम बैठे रहे संडे को, तो शाम को जाते थे कि भैया ये इतवार तो छोटा पड़ गया। तो मेरे ज़हन में था वो कि यार ये, तो उसका शेर मैंने बनाया यूँ कि सैकड़ों किस्से कहानी, सैकड़ों किस्से कहानी खुद ही चलकर आ गए, जी, सैकड़ों किस्से कहानी खुद ही चलकर आ गए, उससे मैं जब भी मिला इतवार छोटा पड़ गया। वाह! बहुत खूब, बहुत खूब। सैकड़ों किस्से कहानी खुद ही चलकर आ गए, उससे मैं जब भी मिला इतवार छोटा पड़ गया। तो ये जीवन में, रिश्तों में कई सारे लोग ऐसे होते हैं, हर तरह के रिश्तों में, कि आपको मन करता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिताएँ, और जब आप टाइम बिता चुके होते हैं तो लगता है यार ये टाइम तो बहुत कम था। जी, तो ये इतवार छोटा पड़ गया उसी के लिए है। अमूमन लोग इसको इतवार छोटा पड़ गया को यूँ भी देखते हैं कि मैं बहुत व्यस्त हूँ, बहुत मेरे ऊपर काम है, और मेरे लिए तो इतवार छोटा पड़ता है। तो इतवार इसलिए छोटा पड़ा कि इतवार कम पड़ गया, जी, हमें और समय चाहिए। जी, तो इतवार छोटा पड़ गया की कहानी ये है। जी। कोई एक नज़्म सुनाइए हाँ, हमें। जी, अब मैं एक शेर पढ़ता हूँ, जी, गज़ल है इसमें कि शायरी क्या है, कि मैं जो लिखता हूँ, जो मैंने पहले आपसे कहा कि मुझे अपने किए में कुछ न कुछ कम दिख ही जाता है, कभी ऐसा नहीं लगता, कभी वैसा नहीं लगता। तो मैंने पढ़ा था कि शायरी तो हर आदमी लिखेगा कि शेर ये है, मैं शेर में मैं जान निकाल के रख देता हूँ, शेर में सब कुछ ऐसे नैरेट करेगा जैसे सब कुछ वो कह लेता है। लेकिन गालिब ने भी कहा था कि और भी चाहिए अंदाज़े बयां कहने को, गज़ल का फन ही काफ़ी नहीं कहने के लिए। तो जो गज़ल की लिमिटेशन या शायरी की, पोएट्री की लिमिटेशन है, एक बार आता है कि वो कह नहीं पाता, कई बार चीज़ें बन नहीं पाती। तो मैंने इसको यूँ कहा इस शेर को कि लायक कुछ नालायक बच्चे होते हैं, जी। लायक कुछ नालायक बच्चे होते हैं, शेर कहाँ सारे ही अच्छे होते हैं। बहुत खूब। लायक कुछ नालायक खूब। बच्चे होते हैं, शेर कहाँ सारे ही अच्छे होते हैं। और अगला शेर ये है कि औरों के दुख में, अभी आपने देखा होगा कि ये जो इस बीच में कितने लोगों ने मदद की लॉकडाउन के पीरियड में या कोरोना के पीरियड में, लोग काम कर रहे हैं, एनजीओ, जी, तमाम सारे संगठन, तमाम सब। तो ये जो मदद कर रहे हैं, तो उनकी मदद का एक शेर है कि औरों के दुख में आंखें भर आती हैं, लायक कुछ नालायक बच्चे होते हैं, शेर कहाँ सारे ही अच्छे होते हैं, औरों के दुख में आंखें भर आती हैं, ऐसे आंसू खालिस सच्चे होते हैं। बहुत खूब, बहुत फिर ये है गहरी कि बात है। हम ही, जी, हम ही उल्टा सीधा सोचा करते हैं, हम ही उल्टा सीधा सोचा करते हैं, रिश्ते थोड़ी पक्के कच्चे होते हैं। जी, हम ही उल्टा सीधा सोचा करते हैं, रिश्ते थोड़े पक्के कच्चे होते हैं। और मीठे लोगों से मिलकर मैंने जाना, मीठे लोगों से मिलकर मैंने जाना, तीखे कड़वे अक्सर सच्चे होते हैं। वाह! मीठे लोगों से मिलकर मैंने जाना, तीखे कड़वे अक्सर सच्चे होते हैं। लायक कुछ नालायक बहुत बच्चे होते हैं, शेर कहाँ जी, सारे ही अच्छे होते अच्छा, बहुत खूब, बहुत खूब। तो हैं। तो ये मनोज जी वाह कह रहे हैं, तो मनोज जी आपको बहुत थैंक्स। और विशाखा जी दिख रही है मुझे जो कमेंट बोर्ड है, तो आपका बहुत स्वागत है। और हमारे सभी दर्शक जो हैं जी, वो उनको यही इंतज़ार है कि कुछ और मतलब कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा हम जी, क्या जी, कह जी। सकते हैं। आप देखिए कि एक मैं गज़ल पढ़ता हूँ, जी, इसमें क्या हुआ
अक्सर लोग माँ पे बहुत सारे लोग शेर कहते हैं, मैं भी कहा हूँ, मैंने भी कहा है, माँओं पे सब मतलब बाकर नकवी शेर जो मुझे बहुत पसंद है, जो आपने लोगों ने शायद कम लोगों ने सुना होगा। तो मुझे लगा कि मशले जहाँ लेके मुझको राह दिखलाती रही, और माएँ होंगी साया, मेरी माँ है रोशनी। जैसे बच्चे कहते हैं मेरी मम्मी सबसे अच्छी, जी तो जी। मशले जहाँ लेके मुझको राह दिखलाती रही, और माएँ होंगी साया, मेरी माँ है रोशनी। तो मैंने भी कहा, लेकिन मैंने इस जो कि शायरी इशारों की ज़बान होती है, तो मैंने इस पूरी ग़ज़ल में माँ शब्द कहीं नहीं आने दिया है। माँ को कहीं लिखा ही नहीं माँ, बस शेर पढ़ रहा हूँ, आप समझ जाएँगे। जी सुबह से शाम तक, क्योंकि माँ, एक जावेद अख्तर साहब ने बड़ी सुंदर बात कही। उन्होंने कहा माँ पे जब आप लिखते हैं, तो माँ सिर्फ़ आपकी माँ नहीं है, आपके बच्चों की माँ के बारे में भी लिख रहे हैं आप, जी और आपके पिता की माँ भी है। जी। तो आप माँ लिखने का मतलब स्त्री के बारे में लिखते हैं, वो स्त्री माँ है, जो पूरे परिवार और परिवेश को पालती है। तो आप इमोशंस में एक हिस्से से माँ को ना देखें। तो मैंने जो टोटलिटी में देखा है माँ को, तो ये शेर मैं आपको पढ़ रहा हूँ। जी सुबह से शाम तक घर में बटी है, सुबह से शाम तक घर में बटी है, ज़रा सा छेड़ दो तो हँस पड़ी है। सुबह से शाम तक घर में बटी है, ज़रा जी। सा छेड़ दो तो हँस पड़ी है। किसी एहसास ने कांधा छुआ जब, किसी एहसास ने कांधा छुआ जब, खुशी से अगले ही पल रो पड़ी है। बहुत सही लिखा है आपने। किसी एहसास ने कांधा छुआ जब, खुशी से अगले ही पल रो पड़ी है। बहुत रोती है वो तन्हाइयों में, बहुत रोती है वो तन्हाइयों में, सभी रिश्तों की पर ताकत बनी है। बहुत खूब। नजर नजर आई है उसकी तिलमिलाहट, नजर आई है उसकी तिलमिलाहट, किसी ने बात जब झूठी कही है। जी बहुत सही। किया महसूस मैंने उसको जितना, किया महसूस मैंने उसको जितना, वो उससे और भी गहरी मिली है। भरोसा जैसे जैसे बढ़ रहा है, भरोसा जैसे जैसे बढ़ रहा है, कई परतों में वो खुलने लगी है। चमक चेहरे पे बहुत उसके लौट आई, चमक चेहरे पे उसके लौट आई, कोई उम्मीद की लौ जल उठी है। वाह, बहुत खूब। और इसमें आपने किसी एक नारी को नहीं, आपने सारे ही रिश्ते इसमें कवर जी, किए हैं। तो ये मदर पर ही नहीं, मदर की मदर और बेटी और जो भी नारी रूप है, उस पे आपने बहुत सुंदर लिखा है। प्रताप जी, मैं अभी आपसे एक दूसरा सवाल पूछती हूँ, जो आपने मलाला यूसुफ़ज़ई के लिए जो नज़्म लिखी है, उस नज़्म को मैं सुनना भी चाहूँगी। और जो मलाला, जो आपने इस पे नज़्म भी लिखी है, और इंडिया में, हिंदुस्तान में ये एक कैसे हीरो बन पाए, इस पर देखिए थोड़ा-सा। मलाला, मैं 1 मिनट थोड़ा-सा निकालना पड़ेगा, चूँकि नज़्म जो है कि ये रहता है कि वो याद नहीं रहती। नहीं, कोई बात तो नहीं, आप उसके बारे में नहीं, नहीं, बता दीजिए हमारे इंटरनेट पे दर्शकों मैं को। जब मिल गई, वो मिल जाती है, 1 सेकंड में गूगल पे मिल जाती है। जी, जी। ये जो और नज़्म है, इसलिए ये जो ये सब इसको नज़्म से पहले मलाला थोड़ा-सा आप बताइए लोगों को, कि जिससे कि हमारे दर्शक कनेक्ट हो पाएँ आपकी हाँ, नज़्म अब से। मलाला यूसुफ़ज़ई, जैसे आप सारे लोग जानते हैं कि मलाला को नोबेल मिला 3 साल पहले, और नोबेल इसलिए भी मिला, हमारे लिए गर्व की बात है कि भारत जी, से कैलाश सत्यार्थी जी को बच्चों के लिए काम करने के मिला, और एक बच्चे को मिला जो मलाला यूसुफ़ज़ई थी, जिसको आतंकवादियों ने जिसके ऊपर गोली चला दी थी, सिर्फ़ इसलिए जी, कि बच्ची स्कूल जाना चाहती। जी, तो उस बच्ची को जब अवार्ड मिला, जब उसके ऊपर घटना हुई, तो उसके जी, कुछ दिनों बाद एक न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई मलाला यूसुफ़ज़ई पे। तो उस जी, डॉक्यूमेंट्री में जो मैं डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, तो वो किताब लेके दौड़ती है। तो उस किताब में वो किताब
अंग्रेजी लिखा हुआ दिखा उस किताब में कवर से। डॉक्यूमेंट्री आप देखोगे तो उतना ही दिखता है। जी। तो मैंने फिर चेक किया तो वो किताब अंग्रेजी की किताब थी। फिर मैंने सोचा बार-बार कि मैं भी पिता हूँ, कि यार अगर किसी की लड़की इतनी बहादुर है कि आतंकवादियों की गोली खा ले और फिर भी कहे मैं स्कूल जाऊँगी, तो उसके पिता से बात करनी चाहिए। जी। तो एक न्यूज़मैन की तरह मैंने उसके पिता को तलाशा। असलम कुलस्री एक बड़े जर्नलिस्ट और वहाँ पे मीडिया कम्युनिकेटर हैं, थे, अब नहीं है पाकिस्तान में। उनसे मैंने बात की। फिर अल्लाह के फादर से बात की मैंने, और उनके पिता ने बताया कि वो एक 3 चीज़ें थी। वो एक किसान हैं, वो एक कवि हैं और वो एक शिक्षक। एक किसान, एक शिक्षक, एक कवि अपनी बेटी को कैसे पालता है कि वो मलाला यूसुफजई हो जाती है। तो ये कविता मलाला पे नहीं है, ये ज़ियाउद्दीन यूसुफजई जो उनके वालिद हैं, उन पे है। उनकी आँख से मैंने मलाला को देखने की कोशिश की है, और ये कविता जो है पाकिस्तान में और बाकी मुल्कों में बहुत जगह ये कविता देश विदेशों में चर्चित कविता है चर्चित ये। रही है, और आपने परिचय के क्रम में उसको पढ़ा भी। तो मैं ये कविता पढ़ देता हूँ। ये कैसा पिता है ज़ियाउद्दीन यूसुफजई। ये मैंने ये टाइटल इसीलिए लिखा कि ये कैसा पिता है अपनी बेटी को कह रहा है अकेले तुम जाओ। जी। तो ये कैसा पिता है ज़ियाउद्दीन यूसुफजई, कौन है ज़ियाउद्दीन यूसुफजई, क्या चाहता है। जब पूरी स्वात घाटी बंद कर लेती है किवाड़, तालिबानियों की दहशत से लोग दुबक जाते हैं घरों में, एक फरमान कि बेटियां गई स्कूल तो फेंक दिया जाएगा उनके चेहरे पर तेजाब। माएं आंचल में छुपा लेती हैं बेटियां। लेकिन ठीक इसी वक्त एक किसान जियाउद्दीन यूसुफजई बो रहा होता है अपनी बेटी में हिम्मत के बीज, इस उम्मीद के साथ कि कभी ये बीज पौधा फिर पेड़ बनेगा, तब आएंगे फल और बंजर नहीं कही जाएगी स्वात घाटी। एक शिक्षक जियाउद्दीन यूसुफजई अपनी बेटी के हाथ में रखता है रविन्द्रनाथ टैगोर की किताब और समझाता है एकला चलो रे का सबक। बेटी मलाला निकल पड़ती है स्कूल के लिए, उस वक्त भी जब सड़कों पर साथ होती है सिर्फ दहशत। टेलीविजन के कैमरों के सामने खड़ी मलाला पूछ रही होती है सवाल, क्यों नहीं जा सकती वो स्कूल। कौन सा मजहब इजाजत देता है कि बेटियां जाए स्कूल तो फेंक दिया जाए तेजाब, बरसाए जाए कोड़े, मार दी जाए गोलियां। गर्व से छाती फुला रहा होता है स्वात घाटी का मशहूर कवि जियाउद्दीन यूसुफजई। ये वो लम्हा है जब वो कविता लिख नहीं जी रहा होता है। बेटी मलाला बनना चाहती है डॉक्टर, पिता चाहता है वो बने सियासतदान ताकि कर सके लोगों में छिपे डर का इलाज, ताकि बेटियां वो बने जो वो बनना चाहती हैं, ना कि मलाला नाम के डॉक्टर को किसी दहशतगर्द के तेजाब से डरना पड़ जाए। बेटी मलाला के सर पर हाथ रखे हिमालय की तरह खड़ा है जियाउद्दीन यूसुफजई। बेटी मलाला के सर पर हाथ रखे दहशतगर्दों बेटी मलाला के सर पर हाथ रखे हिमालय की तरह खड़ा है जियाउद्दीन यूसुफजई। दहशतगर्दों का जवाबी ऐलान है कि अब न वो घाटी छोड़ेगा न मलाला स्कूल, क्योंकि अब डरने की बारी तुम्हारी है। बहुत तो खूब। ये दहशतगर्दों को ये संदेश देना कि मैं नहीं डरूंगी, डरने की बारी तुम्हारी है। तो ये जो हिम्मत थी, इसी हिम्मत ने मुझे उससे जोड़ा। तो मुझे लगा कि जी। हमारी देश की बेटियां, वो मेरी ही देश की बेटी है, वो बोलती है तो वो मुझे हिंदी जैसा लगता है। तो मुझे वो जी। कहीं से ये नहीं लगती कि वो किसी गैर मुल्क की बेटी है। तो जी। ये जो साझा मुल्क की बेटी है, तो मलाला को जी। एक बार फिर सलाम, और ये उनके पिता को बहुत अच्छा। दोहरा सलाम। बहुत अच्छा। बहुत जो महिला और जो नारी की कमज़ोरी है वो तभी ख़त्म हो जाती है जब उसके घर वाले उसका साथ देते हैं, तो वो मज़बूत हो जाती है। और आपने इसको कलम पर से उतार करके तो इसको बहुत मज़बूती दे दी। बहुत सुंदर। अब मेरा एक और सवाल है, जो कहन है उसकी ऑडियो आपके सीरीज़ हैं, ये क्या है? और दर्शक जानना चाहते हैं। कहन दरअसल एक मेरे दोस्त हैं, उनकी कंपनी है बैन एंड इन्फो मीडिया।
तो मेरे कई सारे वीडियोस उन्होंने क्रिएट किए हैं। तो बैनन इन्फो मीडिया में उन्होंने कहा कि एक ऑडियो सीरीज करते हैं, इतवार छोटा पड़ गया से। तो कुछ गजलें जी उन्होंने मेरी आवाज में रिकॉर्ड की, और रिकॉर्ड जी करने के बाद उन्होंने जी उसको ऑडियो सीरीज बना के कहन 1 2 3 4 5 जारी किया। तो अच्छा लक्ष्य उनका ये था कि 50 जारी करेंगे, तब हम्म, इसको 50 तक तो वो उसको इंटरनेट पे डालते हैं और अलग तो सोर्सेस से लोगों को भेजते हैं, पॉडकास्ट है उनका, जी उस पे जारी करते हैं। तो एक ऑडियो फॉर्मेट में, चूंकि अब आजकल जी है, ऑडियो फॉर्मेट जी में कविताएं हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। बहुत खूब, बहुत सुंदर। एक और आपने, जैसे संत कबीर की जो पत्नी जी हैं, उन पर आपने एक शोध, देखिए, संत जो कबीर उनके जी, जी। इसको जी मैंने यूं किया कि मैंने नाटक देखा, जो नाटक कबीर पे नाटक था। तो जी कबीर के नाटक में शंकर सेन जो का ये नाटक था, उस नाटक में वो कहते हैं, तो कबीर की पत्नी कहती है कबीर से कि मैं तुमसे प्रेम नहीं करती, मैं साहूकार के बेटे से प्रेम करती हूँ। जी तो मुझे ये लगा कि ये 650 बरस पहले एक स्त्री अपने पति से ये कह सकती है, और उसका पति ये सुन सकता है, और पति क्या जवाब देता है कि चलो तुम्हें उससे मिला लाते हैं। यानी वुमेन का लिबरलाइजेशन और उसके पति का ये स्वीकार 650 साल पहले। हमसे तो बताया गया शुरू में कि हम सपेरों के देश हैं, हमें बताया गया कि हम स्त्रियों पे दमन करते हैं, वो भी सच है। सपेरों का देश होना भी एक हकीकत है, स्त्रियों जी का दमन होता है, ये भी एक हकीकत है। लेकिन जी लोई भी एक हकीकत, कबीर जी भी एक हकीकत है। और जी तो मुझे लगा कि मुझे इस पात्र को लाना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी स्त्री है जो एक ऐसे पुरुष से शादी करती है जो न हिंदू है न मुसलमान। जी वो खुद दलित समुदाय से आती है। तो जी उस समुदाय में इतनी स्त्री स्वतंत्र थी। जी तो मुझे इस तलाश में मैंने उसके बारे में कहानियां सब पता किया, तो उसके जीवन के जी बहुत सारे हिस्से मिले। तो लिखित किताब तो सिर्फ एक थी, जो लोई का ताना उपन्यास है रांगे राघव का। जी इसके अलावा कहीं कोई किताब नहीं थी, और वो भी उन्होंने था कबीर के जीवन पर आधारित उपन्यास, चूंकि लोई के बारे में 136 पेज का नॉवेल है, और कुल 33 पेज है। तो लोई के बारे जी में पता करना, फिर नाटक लिखा, तो जाहिर तौर पे मैंने बहुत सारी चीजें फिक्शन के तौर पे भी डाली हैं। और चूंकि जी मैं चाहता हूँ कि हम सारे लोग चाहते हैं एक जी वैज्ञानिक समाज हो, अंधविश्वास न फैले, तो अंधविश्वास की जितनी कथाएं लोई से जुड़ी थी उसको मैंने किनारे लिख कर दिया। अभी मैंने कबीर के जीवन पे एक दास्तान गोई लिखी है, तो उसमें भी मैंने यही ध्यान दिया कि कबीर के जीवन पे, अब आप देखिए अनीता जी, जी कबीर पूरे जीवन अंधविश्वास से लड़ते रहे, हिंदू मुसलमान के अंधविश्वास के खिलाफ वो करते रहे। हम ये जी पढ़ते चले आए स्कूल से सब जगह, कबीर मरे तो उनका शव गायब हो गया, और फूल जी निकल आए, फूल लोगों ने बांट लिए। ये जी कितना बड़ा अन्याय है कबीर के साथ, जिसने पूरे जीवन चमत्कारों का विरोध किया, अंधविश्वास का विरोध किया। हम अपनी किताबों में कबीर का ये अंधविश्वास पढ़ाते हैं। तो मैंने अपनी किताब में कबीर, लोई, इन सारे पात्रों को अंधविश्वास से अलग रखा। बहुत खूब, पूरा रिसर्च वर्क आपने किया है लोई पर ना, जो कि रेयर है और मिलता जी नहीं है। जो अपने संत कबीर हैं उन पर तो बहुत पढ़ने को, लेकिन जो आपने अभी बात बताई ये जल्दी नहीं सुनने को मिलती है। आप कुछ और हास्य या कुछ आपका ऐसा लगता है कि कुछ और सुनाएंगे, क्योंकि समय को देखते हुए हमें हाँ बिल्कुल, मैं सवाल कम तो और बिल्कुल आखिर है, तो मैं दो तीन शेर वो सुना देता हूँ जो लोगों के पास होगा ही होगा, वो व्हाट्सएप जी के जरिए उनके पास पहुंच गए होंगे शेर। तब उनको अगर शेर मिल जाएगा तो उनको लगेगा अच्छा इन्होंने ही लिखा है, तो फिर थोड़ा जी जी बिल्कुल पहचानने उनको आकाश। आसान रहेगा। हाँ बिल्कुल। शेर ये मेरा हम ये है कि राम तुम्हारे युग का रावण अच्छा था, राम तुम्हारे युग का रावण अच्छा था, 10 के 10 चेहरे सब बाहर रखता था। और शेर ये है कि लक्ष्मण रेखा भी
आखिर क्या कर लेती, लक्ष्मण रेखा भी आखिर क्या कर लेती, सारे रावण घर के अंदर निकले। खूब। एक शेर और गहरी है बात है। मैथोलॉजी से जुड़ा हुआ कि लोगों ने यहाँ राम से सीखा तो यही बस, लोगों ने यहाँ राम से सीखा तो यही बस, हर शख्स ही सोने का हिरन ढूंढ रहा है। ओह, बहुत खूब। एक शेर ये है कि सिंहासन हो, मर्यादा हो, राम भी हो, ये मुश्किल है। सिंहासन रह हो, चुके। मर्यादा हो, राम भी हो, ये मुश्किल है। ओहदा पैसा आ जाने पर रावण भी हो जाता है। बहुत खूब। बहुत सही। मतलब राम कैसे हो सकता है, अगर पहले बनवास ही जाना पड़ेगा राम बनने के लिए। हाँ, जी जी। तो बहुत खूब। बस हो और गया मेरे ख्याल से, मुझे लगता है हमारा तो समय भी पूरा हुआ। हमारी आरज़ुओं ने हमें इंसान बना दिया। हमारी आरज़ुओं ने हमें अर्जुन ने हमें इंसान बना दिया। वरना जब आए थे जहाँ में, बंदे थे खुदा के। क्या बात, बहुत अच्छा। वह जो है, हम अपने आप ही बदल रहे हैं। ईश्वर ने तो हमें बहुत एक अच्छी प्रतिमा बना के भेजा है। तो वक्त रुकता नहीं, ख्वाब ठहरते नहीं, पाँव जमते नहीं बहते हुए पानी में। तो वक्त को देखते हुए हमें विदाई लेनी पड़ेगी एक दूसरे से। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत आभार आपका कि आप बहुत बहुत हमसे आपको जुड़े। अनीता जी आमंत्रण के लिए मुझे बहुत बहुत आप धन्यवाद। मनोज कृष्णन जी, उनको भी, आपको भी थैंक धन्यवाद। आप सबकी साझी कोशिश को भी सलाम कि आज के लिए ये सब बहुत जरूरी किस्म के आयोजन थे जो आपने किए, और 9 दिन का आयोजन करना, नियमितता, सततता, ये जारी रखना, ये बहुत बड़ा काम है। तो बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपने आज जो हमें जानकारी दी, और जो हमारे दर्शकों को बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं पता होती हैं, सारा ज्ञान तो नहीं हो सकता। तो आपने जो जानकारी दी है, मुझे पूरी उम्मीद है कि सब लोग उसको जान करके उनको बहुत अच्छा लगा होगा। तो आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच। एशियन लिटरेरी सोसाइटी की तरफ से, हमारे फाउंडर मनोज कृष्णन, हमारी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत सारी शुभकामनाएं। और हमारा ये नवरस की जो श्रृंखला थी, आज यहाँ पर ही हम विराम लेते हैं। और जल्दी ही ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। ऐसा नहीं कि ये नवरस अभी हमने किया है और नहीं, आगे हम कुछ और नए अंदाज के साथ आपके सामने आएंगे, आपसे मिलेंगे। थैंक यू सो मच।